एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का 7 चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि यह युग युगांतर में से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिसे आज हम क्षेत्रीय सांस्कृतिक समझते हैं। ये वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो ये है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के बीच विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया, जैसा कि हम आगे देखेंगे। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, किंतु कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकलती है, कुछ परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैल में लिखा गया। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ जो है वह हीरा और मूंगा है, जो यहाँ की दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर वह संस्कृत करता है। उसके बाद है शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति या क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि जगन्नाथ का मतलब जो है वह है कि यह दुनिया का मालिक है, जो विष्णु का पर्याय। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा 12वीं शताब्दी में जो था गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा आनंद भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि जो है वह घोषित कर दिया। जो इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होते गए, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार हो जाएगा। राजपूत और शूरवीर की परंपरा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ अब आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता था कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थानों के एक विशेष संस्कृति प्रदान की। यह सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों में अपने हृदय में
में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में रणभूमि बहादुरी से लड़ते हुए अपने अक्षर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों तथा गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। यह काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। जनसाधारण जब वे इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि बल संयोगों का चित्रण होता है। क्या स्त्रियों को भी इस कहानियों में स्थान प्राप्त है? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान जो है वह करना होता था। उसके बाद से कुछ राज्य हैं देख लेते हैं। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, शिमला, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बीकानेर जो कि राजस्थान में है, जोधपुर, मेवाड़, अजमेर, जयपुर और चित्तौड़ सब राजस्थान में। फिर गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अवध जो है उत्तर प्रदेश का है, बिहार, झारखंड, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल का है, ढाका। उसके बाद से आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर जो कि पुरी में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। क्षेत्रीय समानता से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जोड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। यह कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचों को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य साथ कथाकार के मूल हाव भाव से ही जुड़े होते थे। मुगल बादशाह उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद लखनऊ में के जो अंतिम नवाब थे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप से उभरा था। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने वाला अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में जो हुआ मान्यता मिली। शास्त्रीय नृत्य किस कला के रूप का शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन है। क्या हम उस रूप और शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता थी जो कई लंबे वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अर्थात यह शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विविधताओं का प्रोत्साहन नहीं किया जाता है। यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी अस्मरणीय कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया विशिष्टताएं पाई जाती है जिसे शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अतः नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है: भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर। संरक्षण के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीन लघु चित्र ताल
पत्थरों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों के सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। यह पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनके दरबार में दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते हैं। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियां ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विश्वास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर वह जारी रहा है। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे जो है बसोहली शैली कहा। बसोहली जो है ये कहाँ का है? ये हिमालय का है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रण की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गया। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांग्रेस शैली विकसित। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिससे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी गई। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता। स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक जो है सुरक्षित रह सकते। उसके बाद बंगाल नज़दीक से एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। उसके बाद जैसे कि हमने प्रारंभ में देखे कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते हैं, किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा जो है मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी भाषाएं नहीं बोलते थे। फिर नई भाषा का उद्भव जो है वो कैसे हुआ था? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों का बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। 1586 में क्या था कि जब बंगाल 1586 में अकबर ने क्या किया कि जब बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा कहा माने जाना। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है विकसित हो रही थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल भी कहा जाता है। यदि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा जो है वह बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी शाब्दिक शब्दों के शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवन कहानियाँ आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत
गीत जो है। उसके बाद है मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था। यह बताया जाता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने की को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में के बीच गए। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे। वहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनैः स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी जो है स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरों के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इसकी मंजारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती। बंगाल की 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाया जाता जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप जो है कि व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर जो है पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरते गई, लोगों इन स्मारकों के निर्माणों के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाए। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाले ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाते थे। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक जो है वह पहुंच चुकी थी। उसके बाद है मछली और भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर कर ले जाते हुए दर्शाया गया। ब्राह्मणों को सामूहिक भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहधर्म पुराण जो बंगाल से रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली जो वह खाने की जो अनुमति दे देती। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।